नमस्कार, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रयागराज माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ब्रह्म मुहूर्त से लाखों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रयागराज का माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है। दरअसल पूर्णिमा तिथि के शुरुआत सुबह 4 बजे से हो गई है और माघ मेले में 75 साल बाद दुर्लभ शुभ संयोग बना है और आज से श्रद्धालु कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे और माघ मेले में 20 से 25 लाख कल्पवासी माघ मेले में 1 माह का प्रवास करते हैं। कल्पवासियों की पूरी 1 माह कठिन तपस्या और साधना चलती है और इसके साथ ही प्रमुख स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। पूरा माघ मेले के दौरान 1.5 महीने में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। यूपी जल निगम द्वारा 242 किलोमीटर पेयजल लाइन बिछाई गई है और 85 किलोमीटर सिविल लाइन बिछाई गई है। यूपी पावर कॉरपोरेशन की ओर से 25 अस्थायी विद्युत सब स्टेशन बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के तत्काल उपचार के लिए भी 2 अस्पताल, 20-20 बेड बनाए गए हैं और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। एक बता दें कि यूनिट जो है वो 5 आयुर्वेदिक और 5 हेम्योपैथिक अस्पताल भी मेले में खोले गए हैं और 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था मेले में कर दी गई है। और इसके अलावा माघ मेले में 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 10 लाख से अधिक लाइनर बैग और 30 गाड़ियां लगाई गई है। 30,000 सफाई कर्मियों की तैनाती भी की गई है और मेले का दायरा बढ़ाया गया है। 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में मेला बसाया गया है और अलग अलग दिशाओं में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 42 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मेलावासियों को शुभकामनाएं दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रयागराज माघ मेले का शुभ आरंभ हो चुका है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दें कि कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी देश और प्रदेश वासियों सहित सभी को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पहले स्नान पर्व पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और ऐसे में बता दें कि प्रयागराज में संगम का जनसैलाब उमड़ा है और ऐसे में प्रयागराज माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश और प्रदेशवासियों सहित सभी को माघ मेले की शुभकामनाएं दी है। बता दें कि ये तस्वीरें ब्रह्म मुहूर्त की है जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु सुबह से ही आस्था के संगम में डूबे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं और लाखों श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से लगातार डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में प्रयागराज माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और पहले स्नान पर संगम तट पर लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये तस्वीरें हम सीधे आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं जहां पर माघ मेला 2026 का शुभारंभ हो चुका है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे आज और दिल्ली में बौद्ध विरासत पर विशेष प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऐतिहासिक प्रदर्शन का शुभारंभ और प्राचीन भारतीय धरोहर पर केंद्रित
नया आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल पर आयोजित अवशेषों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत को दर्शाती है, जिसमें पीपरहवा से प्राप्त महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। और कार्यक्रम का उद्देश्य देश और दुनिया को भारत के समृद्ध इतिहास से परिचित कराना और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना है। और इस अवसर पर इतिहास, संस्कृति और पुरातत्वों से जुड़े कई विशेषज्ञों की उपस्थिति भी रहने की संभावना जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का न्यू अंडमान दौरा, और ऐसे में वीर सावरकर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। द्वीप समूह के विकास पर समीक्षा होगी और ऐसे में प्रशासन और सुरक्षा पर अहम दौरा माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 से 4 जनवरी तक न्यू अंडमान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं और उनके आगमन पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य और बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और इस अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधित्व उपस्थित रहे। और ये दौरा द्वीप समूह में विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा के लिहाज से बेहद ही विशेष मानी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रशासन और सुरक्षा को लेकर ये अहम दौरा माना जा रहा है। अमित शाह का न्यू अंडमान दौरा है और ऐसे में वीर सावरकर एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया है। द्वीप समूहों के विकास पर समीक्षा बैठक होगी और ऐसे में अब बता दें कि प्रशासन और सुरक्षा को लेकर अहम ये दौरा है और अमित शाह का न्यू अंडमान दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। अमित शाह का न्यू अंडमान दौरा है और ऐसे में बेहद ही अहम ये दौरा माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह न्यू अंडमान दौरे पर पहुंचे हैं और द्वीप समूह के विकास पर समीक्षा बैठक कर सकते हैं। प्रशासन और सुरक्षा के दौरान ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि द्वीप समूह के विकास पर समीक्षा बैठक होगी और प्रशासन और साथ ही सुरक्षा पर अहम दौरा ये माना जा रहा है। अमित शाह का न्यू अंडमान दौरा है और इसको लेकर बेहद ही तैयारियां तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि द्वीप समूह के विकास पर समीक्षा बैठक होगी और प्रशासन और सुरक्षा को लेकर अहम ये दौरा माना जा रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। बता दें कि विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन और आज 12 बजे बरेली में होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बरेली पहुंच रहे हैं। और कल फरीदपुर में से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का अचानक से ही निधन हो गया था। बताया गया है कि एक बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका देहांत हो गया। निधन से ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था, जिससे ये खबर और भी अधिक भावुक कर देने वाली बन गई है। और आज दोपहर 12 बजे बरेली में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ऐसे में आज 12 बजे बरेली में उनका अंतिम संस्कार होगा। श्याम बिहारी लाल की निधन के बाद से शोक का माहौल है। ऐसे में श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में 12 बजे बरेली पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विनोद जोशी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। मंडल ब्यूरो हैं बरेली से और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। विनोद जी।
जी, देखिए बहुत बड़ा नाम है श्याम बिहारी लाल जी, जो जिनका देहांत हो चुका है। पहले विधायक हैं जो फरीदपुर से 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं। आज से पहले फरीदपुर से लगातार कोई भी व्यक्ति 2 बार चुनाव नहीं जीता। और जो अपने श्याम बिहारी लाल जी थे, वो यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते थे, युवाओं के प्रिय थे, संघ परिवार से थे और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी के खास विधायकों में उनकी गिनती होती थी। इसीलिए आज आदित्यनाथ जी सुबह आ रहे हैं, लेकिन आज सुबह पता चला कि उनकी अंत्येष्टि बरेली में ना होकर फरीदपुर उनके कर्म क्षेत्र में कराई जा रही है, जहाँ से वो विधायक थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा है और पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं उनके पहुंचने के लिए, विनोद जी? देखिए मुख्यमंत्री का दौरा क्योंकि बरेली कहीं ना कहीं संवेदनशील हमेशा से रहा है, तो सारे रूटों को डाइवर्ट कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से ही भारी वाहनों को बरेली के अंदर नो एंट्री जोन कर दिया गया है और प्रशासन ने पूरी सख्ती के साथ, जिस तरीके से एक वीवीआईपी मूवमेंट होता है, सख्ती है, बहुत कम लोग मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे और मुख्यमंत्री घर जाएंगे और उसके बाद सीधे लखनऊ निकलने का उनका प्रोग्राम है। ऐसे में विनोद जी, श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद से राजनीतिक जगत में भी एक बड़ी जो क्षति सामने निकल कर आई है उनके जाने के बाद से। देखिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि संघ परिवार से जुड़े थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शख्सियत जो कि जमीनी स्तर से जुड़ी हो और 2 बार का विधायक रह चुके हैं और फरीदपुर से आज तक कोई 2 बार का विधायक नहीं लगातार बना, तो तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत कैंडिडेट थे और 2027 के चुनाव में एक जीती हुई सीट मानी जा रही थी कि फिर से इन्हें टिकट मिलेगा और ये जीत के लाएंगे। ऐसे में विनोद जी, कहा यह भी जा रहा है कि एक दिन पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। देखिए यही एक दुर्भाग्य है कि एक खुशी का पल था जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्वेश सिंह साक्य जी ने अपनी एक दिन की पोस्ट में पहले उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और अगले दिन शोक संवेदनाएं दी। ये कई लोगों को बड़ा दुख देने वाली बात है कि एक दिन पहले विधायक, सांसद और कई लोग उनके पास जाकर जन्मदिन की विश करी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी करी और अगले दिन ये खबर आ गई जो कि बरेली वालों को विचलित कर रही है। अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि विधायक जी उनके साथ नहीं है। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विनोद जी बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बता दें कि आज 12 बजे बरेली में अंतिम संस्कार होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में हंगामा और बवाल देखने को मिला है। जैन समाज पर टिप्पणी से भड़के लोग और पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर किया लाठीचार्ज। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब यहां पर प्रसिद्ध होटल के सामने 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स यहां से कुछ सामान लेने पहुंचा था और इसी दौरान होटल कर्मचारियों ने उससे अपशब्द कहे और जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से बवाल बढ़ गया। पुलिस ने मामला शांत कराया और साथ ही शांत कराने के लिए कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजकुमार जैन नाम का शख्स होटल में कुछ सामान लेने पहुंचा था और इसी दौरान होटल के कर्मचारियों के साथ उसकी कहासुनी हो गई और उसके बाद से उन्हें जैन समाज के आराध्य भगवान को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से हंगामा बढ़ गया। और ये बात जब बाहर निकली तो देखते ही देखते होटल के बाहर बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग और स्थानीय व्यापारी इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया और इस दौरान लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोग ने अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को शांत कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा सके। घटना के बाद से मौके पर तनाव बढ़ गया है। इलाके में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस और प्रशासनिक लोगों में लगातार शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। शहर में फिलहाल हालात शांति है लेकिन तनावपूर्ण बना हुआ है और इस पूरे मामले पर एएसपी ने कहा है कि पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई है। हालांकि किसी को गंभीर चोट की सूचना नहीं मिली है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मतदाता से लेकर अब मतदान के लिए पूरी तरह से राजनीति तेज हो चुकी है और ऐसे में महायुति गठबंधन ने कुल बता दें कि कई सीटों पर जीत हासिल की है और जो
अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है और इस स्थिति में सबसे अधिक लाभ बीजेपी को हुआ है क्योंकि उनके 44 उम्मीदवार बिना किसी मुकाबले के विजयी घोषित किए गए हैं और ये स्थिति 2 जनवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद सामने आई है, जब कई प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान से हटने का फैसला लिया। नामांकन वापसी के दौरान पूरे महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किया और इस प्रक्रिया के दौरान नासिक से लेकर सोलापुर और साथ ही मुंबई से नागपुर तक कई जगहों पर राजनीतिक तनाव और नाटकीय घटनाएं देखने को मिली। सोलापुर में हालात उस समय और बिगड़ गए जब कथित तौर पर बीजेपी के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें से एक पार्टी कार्यकर्ता की जान भी चली गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और स्मॉग की वजह से कई उड़ानें देरी से संचालित हो रही हैं, जिससे हवाई यातायात जो है वो बेहद ही प्रभावित हुआ है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचांक जो है वो 302 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है। आईटीओ क्षेत्र समेत कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परतें देखने को मिली है। यूपी की अगर बात की जाए तो आगरा और अयोध्या सहित कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप जारी है और घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अयोध्या में आज न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जहां पर घने कोहरे के साथ ठंड बढ़ गई है। ग्वालियर में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर राहत लेते नजर आ रहे हैं। लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास इलाके में साल की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान और गिरा है। तो वहीं मुंबई शहर के कई हिस्सों में भी हल्की धुंध की परत छाई हुई है। खास करके बांद्रा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी ठंड का कहर है, कोहरा जारी है और ऐसे में लोगों की दिनचर्या जो है वो काफी प्रभावित हो रही है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग प्रदेशों की, जहां पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से कोहरे का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का भी कहर देखने को मिल रहा है, शीतलहर भी जारी है और ऐसे में कोहरा जो है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि दिल्ली के लोगों को ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। उड़ानें जो है वो काफी देरी से चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में लगातार बर्फबारी जारी है और ऐसे में हालांकि यहाँ पर पर्यटक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो चली है। महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में लद्दाख में लगातार बर्फबारी जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख की ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से ठंड का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। बात करें अगर दिल्ली की तो यहाँ पर वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लद्दाख, बिहार पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है, ठंड की चपेट में है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ईरान के कई इलाकों में इन दिनों बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जून महीने में अमेरिका की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर की गई बमबारी के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव पहले से ही बना हुआ था, जो अब इन प्रदर्शनों के कारण और गहरा हो गया है। और इसी बीच शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्ष नेतृत्व के बीच तीखी बयानबाजी और धमकियों के दौर भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा की जाती है तो वो अमेरिका उनकी सहायता के लिए आगे आएगा। और इन प्रदर्शनों को शुरुआत ईरान के रियल मुद्रा के लगातार गिरते मूल्यों से हुई है, जिसमें आम लोगों की आर्थिक परेशानियों का और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। विरोध प्रदर्शनी के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में अब तक कम से कम 7 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में ट्रंप ने बिना किसी विस्तृत जानकारी या फिर ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका हर तरफ से तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए भी वो तत्पर है। अमेरिका में एक बड़े ही आतंकी हमले की साजिश का समय रहते नाकाम कर दिया गया है। अमेरिका न्यायिक विभाग ने 2 जनवरी को जानकारी दी कि न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर उत्तरी
कैरोलिना में आईएसआईएस से कथित रूप से जुड़े एक व्यक्ति को हमले की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है और इस कार्रवाई से संभावित बड़े खतरे को टालने में सफलता मिली है। एएफपी के मुताबिक अमेरिकी संघीय एजेंटों ने बुधवार को 18 साल के क्रिश्चियन को हिरासत में लिया था और उस पर हमले की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के सतर्कता और कड़ी कार्रवाई की वजह से इस हमले को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से फिलहाल लोग बचे हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।